तो केंद्र सरकार और काफ़ी लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि संजीव खन्ना जाते जाते वक्त पर कोई बड़ा फैसला सुना के जाएंगे। और वक्फ कानून के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत की काफ़ी उम्मीद थी। उनको ये था कि जो संजीव खन्ना हैं, जो सीजीआई हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनकी जगह जो है दूसरे आएंगे, तो वो जाते जाते कोई ना कोई ऐसा फैसला करके जाएंगे जो कि केंद्र के पक्ष में होगा। लेकिन अफसोस, केंद्र सरकार को राहत नहीं मिली। वक्फ कानून पर याचिकाकर्ताओं को जो इस वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देगा। चीफ जस्टिस खन्ना जाते समय एक बड़ा फैसला करके जाएंगे, लेकिन जस्टिस खन्ना भी बड़ा फैसला करके नहीं गए। एक तरह से बड़ा फैसला ये किया कि पिछली बार जो कहा था उसको उन्होंने बरकरार रखा, यानी कि यथास्थिति रखी। बड़ा फैसला इस रूप में हुआ कि जो पिछली बार भारत सरकार ने अपनी तरफ से 3 एफिडेविट दिए थे, एक वक्फ बाय यूज़र वाले मुद्दे को छेड़ा नहीं जाएगा, यानी कि जिसके पास में कागज़ नहीं है उनको कागज़ दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा, उनको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, बोर्ड और बुक काउंसिल में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा था जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी। तो उसमें हलफनामा दे दिया था केंद्र सरकार ने कि साहब हम गैर मुस्लिम भी कोई भी नहीं बनाएंगे। और तीसरा एक और था कि कलेक्टर अभी जो भूमिका निभा रहे हैं वही भूमिका निभाते रहेंगे, और उनकी भूमिका व जो मामलों में, किसी भी मामलों के अंदर उनकी भूमिका, यानी कि वक्फ के अंदर उनकी भूमिका बढ़ाई नहीं जाएगी। तो ये 3 शर्तें लागू रहने वाली थी, और उससे केंद्र सरकार को लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वक्फ कानून अब ठंडे बस्ते में चला गया है, लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि चीफ जस्टिस खन्ना ने यह कहा है कि 13 मई को रिटायर वो हो रहे हैं और मेरे रहते रहते मामले का फैसला नहीं आ सकता। तो जस्टिस अगले जो जस्टिस है गवई साहब, उनकी बेंच में ये मामला जाए और वहाँ जल्द आ जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, इस पर सहमति व्यक्त हुई और अगले महीने की 15 तारीख को जस्टिस गवई की बेंच में ये मामला लाया जाएगा। स्वाभाविक है कि जस्टिस खन्ना तो चाहते थे कि अगली 3, 4, 5 सुनवाई के अंदर मामला निपटा दिया जाए, यानी कि 2-3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगे। लेकिन BR गवई अब इस मामले में क्या करेंगे, क्योंकि अब एक तरीके से, पूरी तरीके से एक सारा नए ढंग से ये सारा का सारा फैसला होगा। क्या ये किस ढंग से कार्रवाई चलेगी, सरकार के हथकंडे क्या रहेंगे, सरकार क्या कोई नए कानूनी दावपेच लेकर आएगी, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी मामला निर्भर करता है। लेकिन सरकार को इस हिसाब से हताशा हुई कि सरकार ने ये 1332 पन्ने का एक जो हलफनामा दिया था, उस हलफनामे में सरकार ने 3-4 बातें कही थी। एक तो ये कहना था उनका कि ये काफ़ी बड़ा कानून है और ये व्यापक कानून है, संविधान की दृष्टि से ये बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना इसमें बिखरता नहीं है, तो लिहाजा इस कानून को जारी रखा जाए और ये जो याचिकाएं हैं, इसके खिलाफ जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं, एक तरीके से वो सारी की सारी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व के अंदर 3 न्यायाधीशों की बेंच थी, जिसमें से जस्टिस संजय और जस्टिस विश्वनाथन थे। उन्होंने इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, मतलब सिरे से बिल्कुल नामंजूर कर दिया। याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर स्टे दे दे, अंतरिम आदेश पारित कर दे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इससे भी इनकार कर दिया। मतलब न तो तुम्हारे न तुम्हारे। लेकिन जो यथास्थिति थी, अगर यथास्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता हैं उनके पक्ष के अंदर है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो अंतरिम आदेश है, पिछली बार जो इनडायरेक्ट रूप में था कि भारत सरकार ने खुद कहा था कि 3 इसके जो विवादित पक्ष हैं उसका जो ये कानून है तो उस पर वो बैकफुट पर आते हैं। मतलब एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा जिन 3 पे विवाद हो रहा था, तो उसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी। उसने वैसे ही मना कर दिया था कि इस पर कोई अमल नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इन तीनों कानूनों के जो 3 महत्वपूर्ण पहलू थे, एक ये कि बोर्ड और काउंसिल से जुड़ा हुआ है, एक कलेक्टर की भूमिका की है कि कलेक्टर को
भारत सरकार का नुमाइंदा है और राज्य सरकार का नुमाइंदा है, तो उसी की अदालत में अगर मामला जाएगा कि बोर्ड ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है या नहीं कर रखा है, और वही कलेक्टर साहब अगर मान लो आदेश करेंगे, तो ये तो वही हुआ कि वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, और मेरे हक़ में क्या होगा, ये मतलब जो शेर है ना, तो वो वही है कि याचिकाकर्ताओं को जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक तरीके से याचिकाकर्ता इसको बड़ी जीत के रूप में ये देख रहे हैं कि जो तीनों बातें हैं एक तरह से सेल्फ स्टे भारत सरकार ने अपनी तरफ से लगाए थे, और जो सेल्फ स्टे जारी रहेंगे, कब तक जारी रहेंगे, और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला वक्फ कानून को लेकर नहीं दे देता। अंतिम फैसला देने में महीनों लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, तो तब तक के लिए मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है। अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, तो बीजेपी क्या सड़क पर इसको केश कराएगी या केश कराने की कोशिश करेगी या सड़क पर लेके आएगी, या इसकी वजह से क्या पता और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाला मामला होगा, या वहाँ भी मुंह की खाई है, मुंह की खाएगी। तो ये एक अलग बात है। इंडिया गठबंधन क्या करेगी, क्या इसको लेकर सड़क पे आएगी, सड़क पे लाके केश करने की कोशिश कैसे करेगा, कैसे लोगों के बीच में ये सारा बताएंगे कि भाई हमारी जीत हुई। तो ये सारा के सारा ये अब आगे चलेगा। चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव को इसमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वोटरों को लुभाने की कोशिश किस तरीके से की जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वक्त की जो अभी सुनवाई जो चलेगी, तो ये मामला लंबा खींचेगा, और हर बार जो सुनवाई होगी, मामला होगा, तब तक नीतीश कुमार भी चर्चा में रहेंगे। वैसे नीतीश कुमार तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं, आजकल वैसे उनकी हरकतों की वजह से ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन बहरहाल उनकी जो मुस्लिम राजनीति भी है वो चर्चा में आएगी। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति, मुस्लिम राजनीति है, वो भी चर्चा में आ जाएगी। चिराग पासवान के बयान भी चर्चा में आएंगे। तो अब तक जो मुस्लिम और ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, इसका सबसे बड़ा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहाँ पर मुसलमानों का क्या रिएक्शन रहता है। पिछली बार तो ओवैसी के 3 या 4 विधायकों को वहाँ के मुसलमानों ने जिता दिया था। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। तो इस बार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ में लालू तेजस्वी के साथ मुसलमान पूरा दिख रहा है। नीतीश मुसलमानों में भी काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी नाक खुद ही कटवा दी, और जो भी मुसलमानों को वहाँ पे प्रतिशत है, तो वो कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, कहीं मामला कितना पलटता है क्या नहीं पलटता है, नीतीश को कितना झटका उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी में क्या इसको लेकर झटका मिल सकता है। अगर नीतीश की सीटें मुस्लिम वोट न मिलने के कारण अगर हुआ तो नुकसान कम होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी इस फैसले के बाद में। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि इस मामले को वो रद्द नहीं करने वाले। याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने जो आज हल्फनामा देकर आंकड़े जो बताए थे कि साहब इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, इतने एकड़ पर कब्जा था, इतने एकड़ पर कब्जा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद करके किसी पर भी यकीन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार गलत आंकड़े दे रही है, राज्य सरकार भ्रम फैला रही है, मतलब केंद्र सरकार भ्रम फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं किया, मतलब दोनों की बातों पर यकीन नहीं किया, दोनों की बातें सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में ज़रूर कुछ ये संशय का माहौल था कि कौन सच्चा कौन झूठा। इस पर कोर्ट की राय थी कि आने वाली जो बहस होगी, सुनवाई होगी, उसमें तथ्य रखें, दोनों पक्ष दस्तावेज रखें, दोनों पक्ष, ताकि फैक्ट्स के आधार पर ये फैसला हो सके कि वास्तव में स्थितियां क्या हैं, और वक्त के बाद वाकई में इतनी ज़मीन उसके पास में इतनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ड्रॉ हो गया मैच, ये सारा देख के, लेकिन मैच का ड्रॉ होना भी मोदी सरकार के लिए हार के बराबर है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछली बार अपनी तरफ से
3 स्टे जो लिए थे वो 3 स्टे के बराबर बरकरार रखने वाले थे। जो 3 फैसले लिए थे वो एक तरीके से स्टे ही था, और जब तक के 3 तरह के स्टे वो बरकरार रहने वाले थे, इसमें वक्फ कानून की आत्मा थी। मतलब जो चेंजेस थे वो यही थे, असली मकसद तो उन 3 कानूनों के अंदर छुपा था, वो 3 स्टे जो थे उसमें छुपा था। अब वही नहीं है तो फिर वक्फ भी नहीं है और वक्फ कानून भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 3 जिस पे मोदी सरकार ने खुद ने स्टे ले लिया था, अगर जब वो नहीं है तो फिर वक्फ कानून का मोदी सरकार के लिए क्या मतलब रह जाता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, हम फिर आएंगे आपके पास में। धन्यवाद।